नमस्कार विद्यार्थियों और नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं संतोष कुमार लेकर आया हूँ फिर से एक नया वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक संदेश यही है कि आजकल कोरोना वायरस चल रहा है, तो उससे बचकर रहें। जब भी जाएँ घर से बाहर आप मास्क पहनें, सार्वजनिक स्थलों पर भी मास्क पहनें और किसी भी व्यक्ति से मिलते समय 6 फीट या 2 गज की शारीरिक दूरी बनाए रखें। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति से मिलते समय आप गले ना मिलकर हाथ जोड़कर प्रणाम करें या नमस्ते करें। इसके अलावा आप अपने हाथों को समय-समय पर साबुन से धोते रहें और साबुन और पानी का विकल्प ना हो तो हैंड सैनिटाइज़र हमेशा अपने पास रखें। तो आइए शुरू करते हैं ये एक नया वीडियो। तो शुरू करते हैं नया वीडियो। तो ये जो शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और विषय है सामाजिक विज्ञान, इतिहास का विषय है ये, वर्कशीट 12, तिथि 6 नवंबर 2020, कक्षा 7, विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए यहाँ पर और ठीक है, इसके अलावा तो फिर उसके बाद आप विद्यार्थी का नाम लिख दीजिए और फिर कक्षाध्यापक का नाम लिख दीजिएगा और उसके बाद में आइए शुरू करते हैं ये वर्कशीट। दिल्ली के सुल्तान, ठीक है? उसके बाद में 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत 15वीं व 16वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत तुगलक वंश के बाद दिल्ली वंश पर क्या बोलते हैं दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के बाद में क्या है और ये क्या बोलते राज किया कई वंशों ने जैसे 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद तुगलक वंश के बाद दिल्ली पर लोदी, सैयद व सूरी वंश ने राज्य किया, है ना? शासन किया। शेरशाह सूरी के शासन काल में विकसित राज्य छोटा अवश्य था परंतु वह शक्तिशाली था। शेरशाह सूरी के द्वारा स्थापित की गई प्रशासनिक व्यवस्था भविष्य के राजाओं के लिए एक मिसाल बनी। ठीक है? ब ब मिसाल बन गई। बंगाल बंग जौनपुर, मालवा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण भारत के अनेक राज्य अ, दक्षिण भारत के अनेक राज्य, अफ़गान शासक और दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में, ठीक है, अंतिम वर्षों में अस्तित्व में आए। ठीक है, देखिए, आप तो जानते ही हैं कि 15वीं और 16वीं शताब्दी के बाद में मतलब जैसे कि ये समझ लीजिए कि अ अ, 1400 के 1400 या 1500 के मतलब ये समझ लीजिए 14वीं और 15वीं शताब्दी के बाद में कह रहा है जब ये, तो सन 1300 के आसपास या सन 14 मतलब लगभग आज से 500-600 साल पहले की बात है। तो उसमें क्या है कि मतलब ये समझ लीजिए आप तुगलक वंश के बाद में सैयद वंश, लोदी वंश और सूरवंश ने दिल्ली सल्तनत पर राज्य किया और बाद में ये क्या है बंगाल, राजस्थान, है ना? और बिहार, मालवा और ये सब लोग भी दिल्ली सल्तनत के अधीन आ ही गए थे और अफ़गान जो शासक थे, ये भी दिल्ली सल्तनत के अंतिम वर्षों में वो उसके अधीन आ गए थे, ठीक है? तो अब हमें देखना ये है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की तुलना के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम अलाउद्दीन के शासन के विषय में चर्चा कर लें। देखिए, अलाउद्दीन खिल अलाउद्दीन देखिए, अलाउद्दीन के शासन काल में दिल्ली पर 2 बार हमले हुए।
1299 और ठीक है, 1299 में हमले हुए और 1299 से 1300 में हमले हुए। फिर एक हम दूसरा हमला हुआ 1302 से 1303 में, ठीक है? ये हमले हुए, ठीक है? और ये हमले हुए और इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक स्थायी सेना खड़ी की, ठीक है? अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक सीरी नाम का एक गैरिसन शहर बनाया। देखिए, आप तो ये अब समझ लीजिए कि अलाउद्दीन खिलजी को अपने शासन काल में जब वो 1296 में बैठे थे अपने गद्दी पर, तो ये समझ लीजिए 1299 में ही कुछ साल बाद ही उनको लगातार मंगोलों के हमले झेलने पड़े। 1299 से 1300 तक, फिर 1302 से 1303 तक। तो इसका सामना करने के लिए अलाउद्दीन ने क्या किया, एक बहुत बड़ी विशाल स्थायी सेना खड़ी की। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, अपने सैनिकों के लिए शिरीन नाम का एक गृहसन शहर बसाया। गृहसन शहर के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जहाँ पर सैनिकों के लिए रहने का स्थान था, उसमें बड़े-बड़े किले बने होते हैं। वहाँ पे सैनिक साजो-सामान हर सैनिक साजो-सामान रहता है। सैनिकों की ज़रूरत के लिए हर सारा सामान रहता है, खाने-पीने से लेकर उनके हथियार तक बड़े-बड़े किले रहते हैं, ठीक है? अच्छा, सैनिकों के पेट भरने की समस्या को जो सैनिकों की पेट भरने की समस्या थी, गंगा, यमुना के बीच की भूमि ठीक है? देखिए, जो सैनिकों की जो पेट भरने की समस्या थी, उसपे उन्होंने क्या किया, जो गंगा यमुना के बीच की जो ठीक है, गंगा यमुना की जो बीच की 1 मिनट रुकिए। सैनिकों का के पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि से कर के रूप में खेती की पैदावार इकट्ठे के पूरा किया गया। देखिए, जो सैनिकों के जो सैनिक थे, उनके जो पेट भरने की समस्या थी, उनको हल कैसे किया गया? जो गंगा यमुना के बीच की जो भूमि है, उस पर खेती की गई, है ना? इस तरह से उसकी समस्या को इस मतलब खेती की गई और अन्न उपजाया गया और इस तरह से उस समस्या को हल किया गया, ठीक है? उसके अलावा देखिए क्या होता है, किसानों की पैदावार का 50% जो हिस्सा था किसानों की पैदावार पर उसका 50% हिस्सा कर के तौर पर तय कर दिया गया, ठीक है? ये चीज़ें हैं। देखो क्या किया गया कि सैनिकों का पेट भरने के लिए कि एक पहले काम क्या किया गया कि गंगा यमुना के बीच की जो ज़मीन है उस पर खेती की गई, बहुत अन्न उपजाया गया। किसानों से कहा गया आप अन्न उपजाइए और जितना भी अन्न उपजाता था किसान अन्न उपजाते थे उसका 50% उसपे क्या किया गया, खराज ले लिया गया, कर ले लिया गया। अब चौथा काम उसने क्या किया देखिए, सैनिकों को वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर क्या किया, नकद वेतन देना तय किया, है ना? सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका उनका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन ने दिल्ली में चीज़ों की कीमत तय कर दी, ठीक है? दिल्ली में क्या किया उन्होंने चीज़ों की कीमत तय कर दी। अफ़सर बड़ी सावधानी से हर चीज़ों की कीमत का सर्वेक्षण करते थे और जो भी व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे, उन्हें सज़ा मिलती थी। ठीक है? अब देखो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जो है देखिए देखिए, एक तो ये है कि भई सैनिक कोई फ्री में काम तो करेंगे नहीं, है ना? कोई भी सैनिक फ्री में काम तो करेगा नहीं। तो उसने इसके लिए क्या किया कि सबसे पहला काम अलाउद्दीन ने क्या किया कि दिल्ली के सैनिक जो है उन्होंने क्या किया कि दिल्ली में सेना को रखा। दिल्ली में क्या किया उन्होंने कि दिल्ली में जितने भी चीज़ें थी सबकी क्या सबको सबकी कीमत तय कर दी उन्होंने, है ना? और दिल्ली के जो सैनिक थे, वो दिल्ली के व्यापारियों से ही सामान खरीदते थे।
अब उसको ये लग रहा था कि हो सकता है कि दिल्ली के जब भाई व्यापारी वर्ग को क्या लगता है, जो बिज़नेसमैन होता है, कि अगर चीज़ ज़्यादा बिक रही है तो उसकी कीमत बढ़ा दो। तो अलाउद्दीन को खिलजी को ये पता था कि व्यापारी लोग ऐसा करेंगे। तो इसकी समस्या को हल करने के लिए उसने हर चीज़ की कीमत तय कर दी। कि भई मान लो तलवार है तो इतने रुपए में मिलेगी, है ना? तेल साबुन है, अनाज है तो इतने रुपए में मिलेंगे, कपड़ा इतने रुपए में मिलेगा। मतलब एक उचित कीमत तय की जिससे व्यापारियों का नुकसान भी ना हो और उनका घाटा भी ना हो, है ना? मतलब उनका नुकसान ना हो, उनका मतलब कोई नुकसान ना हो और उनको बहुत-बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी ना हो। मतलब उनको जीने के लिए मिल सके। उनको अपना ताकि वो व्यापार सही ढंग से कर सके, बस उतनी कीमत देता था हर चीज़ की वो। और जो इसके जो अफ़सर थे, वो क्या करते थे, जो भी कीमत किसकी कितनी कीमत होनी चाहिए, वो बहुत सावधानी से तय करते थे, उसका सर्वेक्षण करते थे। और अगर कोई ये पाया जाता था कि कोई व्यापारी है जो कम सामान को ज़्यादा दाम पर बेच रहा है, तो उसको सज़ा मिलती थी। आपको पता है बच्चों कैसी सज़ा देते थे वो अलाउद्दीन? अगर कोई उसको अलाउद्दीन को पता चल जाता था कि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए 3 ग्राम सामान या 5-10 ग्राम कम तौला है या कितना भी सामान जितना सामान कम तौलता था, उतना उस व्यापारी के शरीर से वो मांस निकाल लेता था। सोचिए इतनी कठोर सज़ा थी, तो कैसे कोई मतलब कैसे कोई ऐसा कर सकता है? कैसे कोई सोच भी सकता है कि कि ज़्यादा कीमत में सामान बेचे? 5वाँ काम देखिए, ठीक है? 5 अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकारों ने कीमतों में कमी और बाज़ार में कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल की बहुत प्रशंसा की है। ठीक है? मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। मंगोल जो आक्रमण हुए थे, उसका भी उसने बहुत ही अच्छे से सामना किया, है ना? आप देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देखते हैं क्या है। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सबसे पहली बात ये है, मोहम्मद तुगलक के देखिए, मोहम्मद तुगलक के शासन के प्रारंभिक वर्षों में सल्तनत पर हमला हुआ। मंगोल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति पर और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि मतलब अपनी सेना की शक्ति पर और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली, है ना? अब देखते हैं आगे क्या-क्या उसने एक स्थायी सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था, ठीक है? देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, जब वो गद्दी पर बैठे, तो गयासुद्दीन तुगलक के बाद में 1324 के आसपास में, तो क्या हुआ कि सबसे पहले तो उनको मंगोल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। उनको परास्त किया उसने और तब उसको अपनी जो शक्ति पर इतना ज़्यादा विश्वास हो गया अपनी और अपने जो उसके अपने जो संसाधन थे, अप अ, संसाधन मतलब जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे सैनिकों के लड़ने की चीज़ें हैं और है ना? जो आक्रमण करने के लिए किसी भी राजा को जीतने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी सामान है और ज़रूरी वस्तुएँ हैं या भई किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए क्या-क्या ज़रूरत होती है? सैनिकों की ज़रूरत होती है, अच्छे हथियारों की ज़रूरत होती है, उनके खाने-पीने के लिए ज़रूरी होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं संसाधन। संसाधन मतलब ये होता है कि जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करे। तो अलाउद्दीन वो जो मोहम्मद तुगलक था, उनको अपने संसाधनों पर और अपनी सैनिक शक्ति पर इतना विश्वास था कि उसने ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण करने की योजना बना ली। लेकिन हालाँकि ये जो योजना थी और जो स्थायी सेना खड़ी करने के लिए उसने सोचा, ये बहुत ही आक्रमणकारी कदम था, है ना? अटैक करने वाला कदम था। अब अगला देखते हैं उसने क्या काम किया। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों के दिल्ली के 4 शहरों में सबसे एक दिल्ली एक कोहिना कोहिना को निवासियों से खाली करा दिया गया। ठीक है? दिल्ली कोहिना को निवासियों से खाली करवाकर वहाँ सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के स्थान पुराने शहर के निवासियों को ठीक है, पुराने शहर के निवासियों वासियों सो
पुराने शहरी के निवासियों को उसने क्या किया, उसने खाली करवा दिया वो शहर। तो उसने क्या किया, जो दिल्ली कोहिमा में जो लोग रहते थे, उनको क्या किया, दक्षिण में एक राजधानी बनाई दौलताबाद, और वहाँ उनको भेज भेज दिया गया। ठीक है? सेना को खिलाने के लिए उसी इलाके से खाद्यान्न इकट्ठा किया गया। सेना को खिलाने के लिए क्या किया, उसी जहाँ से उसने एक नई राजधानी बनाई थी, उसी से मतलब उसी से खाद्यान्न इकट्ठा किया, खाने-पीने की सामान वहीं से इकट्ठा किया गया। मतलब कैसे? कर लगा करके, टैक्स लगा करके, ठीक है? अब देखिए वो क्या है, अब देखिए, अगला क्या किया उसने? लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की ज़रूरतें पूरे करने के लिए सुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाया। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा, ठीक है? तो क्या किया उसने? सैनिकों की एक बहुत बड़ी सेना थी, उसकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उसने क्या किया, उस इलाकों पर उस जहाँ पे नई राजधानी बसाई थी, उसने क्या किया, उस इलाके अतिरिक्त थोड़ा ज़्यादा कर लगाया, है ना? लेकिन क्या हुआ कि उस दौरान उस समय अकाल भी पड़ गया, है ना? देखते हैं हम। चौथा वो काम, मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की बजाय उसने कुछ कुछ आज की कागजी मुद्रा मुद्रा चलाई, है ना? मतलब जिसको टोकन मुद्रा कहते हैं। मतलब उसने क्या किया, कीमत पर नियंत्रण नहीं किया उसने, लेकिन एक मुद्रा चलाई, जैसे आजकल कागज के नोट होते हैं ना, उसी तरह की उसने मुद्रा चलाई, पैसे चलाए। भई लेकिन वो जो सिक्के थे वो धातु के बने, है ना? लेकिन उसके सिक्के जो है वो धातु के बने होते हैं, तांबे के, है ना? और तो लेकिन ये जो सिक्के होते थे सोने-चांदी के नहीं होते थे, सस्ती धातु के होते थे, जैसे तांबे के, लोहे के, इस तरह के सिक्के होते थे। और 14वीं उस समय के लोगों को क्या है कि इस तरह की मुद्रा पर भरोसा नहीं था, है ना? और वे बड़े चतुर थे। अपने सोने-चांदी के सिक्के जो अपने सोने-चांदी के सिक्के थे, वो बचा के रख लेते थे और अपने तमाम कर्ज जो है इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इस सस्ती मुद्रा जैसे इस सस्ती मुद्रा से जाली सिक्के भी बनाए जाते थे, है ना? बड़ी आसानी से बन सकते थे। अब कोई भी, क्योंकि देखो उसमें मोहम्मद तुगलक ने क्या गलती की थी, उसमें कोई एक बहुत बड़ी कोई मोहर भी, मतलब मोहर-वोहर ऐसा सुना जाता है कि उन्होंने कोई मोहर नहीं लगाई थी उन सिक्कों पर। तो लोग अपने घरों में ही मोहर लगाई हुई होती तो क्या है? मोहर बनाना कोई बड़ा काम तो था नहीं उस समय के लिए। वो तांबे के सिक्के बना लेते थे और नकली सिक्के, और उसपे मुहर लगा के अपना काम चला लेते थे। ठीक है? आप देखिए, मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए प्रशासनिक कदम बेहद असफल रहे। कश्मीर पर उसका आक्रमण पूरी तरह विफल रहा था। तब उसने तुरान पर हमला करने का इरादा छोड़ दिया और अपनी विशाल सेना भंग भंग कर दी। इस बीच उसने प्रशासन संबंधी जो कदम उठाए थे, उनसे लोग कई परेशानियाँ पैदा हुई। दौलताबाद ले जाने देखिए, और क्या-क्या था? देखिए, क्या हुआ कि मोहम्मद तुगलक ने जो प्रशासनिक कदम उठाए थे, उसको भी एक तो वापस लेना पड़ा। टोकन मुद्रा को भी वापस ले जाना पड़ा। और जो उन्होंने दिल्ली जो नया शहर बनाया था दौलताबाद, तो पुराने शहर के लोग को जो नए नए राजधानी भेजा था, तो उससे भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। और एक तो ऊपर से अकाल भी पड़ गया वहाँ। तो और अतिरिक्त कर भी लगा दिए। इस दोहरी-तिहरी मार पड़ी उन पर, तो इससे क्या है, वहाँ की जनता ने बगावत कर दी, है ना? तो अब देखिए प्रश्न क्या है और इसमें प्रश्न उत्तर क्या है, देखते हैं इसके। अब एक कल्पना, अब आपको बच्चों एक कल्पना करनी है। आपका काम है ये। आप एक कल्पना कीजिए कि अगर आप मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा तय
लगाया गया कर नहीं चुका सकते, तो आप क्या करेंगे? ठीक है। अब मान लीजिए अगर आप अलाउद्दीन खिलजी के या सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में रहते होते और आप एक गरीब किसान होते और आप उसका कर नहीं चुका पाते, तो आप क्या करते? आपको ये बताना है लिख करके, ठीक है बच्चों? अब देखिए प्रश्न उत्तर हैं इसके। अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद खिलजी अलाउद्दीन खिलजी व मोहम्मद बिन तुगलक की प्रशासनिक व्यवस्था के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। अब देखिए उत्तर क्या है? उत्तर क्या है? देखते हैं इसका। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अपने शासन काल में लगातार युद्धों में व्यस्त रहा, जिस कारण उसे बड़ी सेना रखनी पड़ी। सेना की जरूरतों को पूरा करने के लिए उसकी उसने किसानों पर उनकी उपज का 50% कर लगाया। ठीक है। कई ग्रेसन शहर बसाए और दिल्ली में उसने क्या किया? और दिल्ली में उसने कीमत नियंत्रण का उपाय लागू किया। उसने मंगोलों के आक्रमणों का भी सफलतापूर्वक सामना किया। इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी की कीमत नियंत्रण, बाजार में कुशलता से बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, और ठीक है, और किसकी बाजार में उसने क्या किया था? कुशलता से उसकी वस्तुओं की जो आपूर्ति की प्रशंसा करते हैं और उसकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी भी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है। और तो और उसके उसके द्वारा जो लागू किए गए प्रशासनिक कदम थे, वो भी बहुत सफल रहे। ठीक है। अब मोहम्मद बिन तुगलक का देखते हैं क्या? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण एक विशाल सेना तैयार की, जिससे वह ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण कर सके और अपनी सल्तनत का विस्तार कर सके। इसके लिए उसने प्रजा पर अतिरिक्त कर लगाए। उसने धातुओं की बड़ी उसने धातु की बनी सांकेतिक मुद्रा भी जारी की, जिससे सैनिकों की जरूरत पूरी की जा सके। ठीक है, जिससे सैनिकों की जरूरत के लिए धन बचाया जा सके। ठीक है। परंतु उसका यह प्रयास भी विफल रहा। उसके शासन काल में उसके द्वारा नई बनाई राजधानी दौलताबाद में अकाल पड़ा और लोग राजधानी बदले जाने से नाराज थे। लोग क्या है? राजधानी बदले जाने से नाराज थे। उसके अलावा क्या हुआ बच्चों? थे। ठीक है। कर ना चुका पाने के कारण जनता बगावत पर उतर आई। उसके द्वारा उठाए प्रशासनिक कदम भी विफल हो रहे थे। कश्मीर कश्मीर के आक्रमण में सफल न होने के कारण उसने अपनी उसने क्या किया? कुरान पर को जीतने का खुराब छोड़ दिया और उसने क्या किया? अपनी अतिरिक्त सेना, जो विशाल सेना थी, वो भंग कर दी। प्रश्न 2। ठीक है। अगला क्या है? नीचे दी गई सारणी में वंश के अनुसार उनके नाम लिखिए। लोधी वंश और तुगलक वंश। तो मैंने एक टेबल बना दी है, तो उसमें देखते हैं क्या होता है। पहले कॉलम में क्या लिखा है मैंने? तुगलक वंश के शासकों के नाम लिखे हैं। दूसरे में मैंने लोधी वंश के नाम लिखे। ठीक है। अब देखिए, वो क्योंकि ऐसा है कि देखिए, हालांकि इसमें लोधी वंश तुगलक वंश कहा गया है, लेकिन मैंने इसलिए किया है क्योंकि देखिए तुगलक वंश ने लोधी वंश से पहले राज्य किया था। तो देखते हैं, पहले कॉलम में तुगलक वंश, फिर दूसरे कॉलम में लोधी वंश। तुगलक वंश में, ठीक है, पहले हम तुगलक वंश का देख लेते हैं। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब ठीक है, अब देखते हैं। अब लोधी वंश के शासकों के नाम देख लेते हैं। बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। ठीक है, ये जो है लोधी वंश के शासक थे। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।
और मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ में। तब तक आप कोरोना वायरस से सावधान रहिए और बच के रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।